हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। इस क्लास में आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं मापन की बात करेंगे। और इस मात्रक एवं मापन के आज सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण विमाएं कैसे लिखी जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको MKS पद्धति, CGS पद्धति, FES और साथ ही साथ SI सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बता दिया था और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विमाएं भी करवाई थी। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग अति महत्वपूर्ण विमाओं की बात करेंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है। ये विमा कई बार 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, नीट के एग्जाम में पूछी गई है, साथ ही साथ ये जी के एग्जाम में भी पूछी जाती है। इस तरीके की विमाएं आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आपको लगा कि मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखिए सबसे पहली बात, इसको हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो स्मॉल जी वाला, ना, वो गुरुत्वीय त्वरण है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसे कैपिटल जी से लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी विमा निकालना है तो अब देखो, सबसे पहली बात तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन हम लोग जब 9th क्लास में थे ना तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि F = G, उसके बाद M और उसके बाद 1 M2 और या आपने GMEM पढ़ा होगा और उसके बाद अपॉन में R²। ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मैं इस R² को ऊपर भेज दूं तो F से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि गुणा हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद M1 M2 कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। तो इस प्रकार वहां G बचेगा। समझ में आई बात? G बचेगा, R² इधर जाएगा, M1 M2 नीचे आएगा कैंची गुणा करने के बाद। तो यहां पे G बराबर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा कि G की वैल्यू निकालेंगे तो R² इधर जाएगा तो हो जाएगा F, उसके बाद R² और उसके बाद M1 और M2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। M1 क्या है, ये हमारा कोई भी क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान है, वो मेरी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। R क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। मान लीजिए कि एक यहां पर है, देखो मैं क्या बताने लगा आप लोगों को, लेकिन बताना जरूरी है। ये दो वस्तुएं हैं, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है, या दो पिंड कह लीजिए। ये सब 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे अगर हम F की बात करें तो F क्या होता है, बल होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बल की जो विमा होती है वो mLT-2 होती है और इसे आपको याद करना होगा, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं याद ना करना पड़े, समझ लें हम लोग, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, है ना, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसकी F की विमा क्या हो गई, mLT-2। समझ में आई इतनी चीज। अब रही बात R की। R क्या है, दूरी। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी द्रव्यमान है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, M यूज करेंगे। अगर कोई दूरी है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे। मान लीजिए कोई दूरी हो गई तो उसके, या लंबाई हो गई, दूरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे L। और अगर समय हो गया तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, समय के लिए क्या यूज करेंगे, T यूज करेंगे। तो यही लिखेंगे हम लोग। ये हो गया R² और R का मतलब क्या हो गया, दूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे L² या L2 पढ़ेंगे इसको। M1, तो M क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए M ही यूज करेंगे, पर स्मॉल नहीं, कैपिटल लिखा जाता है। तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा इतना। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात। अब देखो, ये M अकेला ऊपर है और नीचे एक बार है। ऊपर ये एक बार है और नीचे भी एक बार है, तो ये यहां से कट जाएगा, पर कट का निशान नहीं लगाओगे आप, ठीक है। तो एक बार देखो जरा ध्यान से, M, चलो लिखा रहने दो, फिर उसके बाद LT-2 ऐसे समझो, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा L और उसके बाद 2, समझना, आराम से बता रहे हैं। ये M और M, M2 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो M⁻² हो जाएगा, ठीक। अब देखो M⁻1
यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2, क्योंकि कुछ नहीं लगा होता है तो 1 होता है। अब 1 में से 2 चला गया तो बचेगा क्या, -1, तो कितना हो जाएगा m की पावर -1। उसके बाद l, और यहाँ पर भी l, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, कितने हो गए टोटल 3, और -2, ठीक है, कितना हो गया -2, तो ये हो गया t की पावर -2। इस तरीके से हम लोगों ने किसकी विमा निकाल ली, हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाल ली। तो यहां लिखेंगे जी की विमा, जी की विमा। क्या आपको ये अच्छा लगा देखकर कि कितने आराम से मैंने बताया कि जी की विमा आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ और विमाएं देख सके। अब 2 महत्वपूर्ण और विमाएं, पहली है सरफेस टेंशन और दूसरी है विकृति। अब सवाल तो ये मन में जरूर आ रहा होगा कि सर जी ये पृष्ठ तनाव है क्या, ये विकृत है क्या। परेशान मत होइए, ये सब 11th क्लास में ही आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इनकी विमाएं तो समझ लीजिए, क्योंकि कुछ विमाएं अभी पेपर में आएंगी। इनमें से जरूर 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, और जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे अगले साल तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, या इसी साल जब बोर्ड एग्जाम देंगे तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, या नीट का एग्ज़ाम देंगे, जी का एग्ज़ाम देंगे, तो ये बार बार पूछी जाती हैं। ये पूछी गई है नीट के एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछी गई है विकृत की विमा। चलो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव, देखिए मैं लिख रहा हूँ, पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई मतलब कि फोर्स अपॉन लेंथ। और बल की विमा आप लोग कल कर चुके हैं, mlt-2, ये बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लंबाई की आपको पता ही है l, कुछ बच्चे क्या करते हैं बॉक्स नहीं लगाते, लगा लीजिएगा बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो m, अब ये l जब ऊपर जाएगा तो -1 के साथ जाएगा, और 1 + 1 का l पहले लिखा है, और 1 - 1 का जाएगा, 1 में 1 चला जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगी, और किसी की पावर अगर 0 हो गई तो आंसर 1 हो जाता है, तो l गायब हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल हमारे पास m और t-2। ये हमारी किसकी विमा हो गई, पृष्ठ तनाव की विमा हो गई, क्या ही, mt-2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विकृत की विमा क्या होती है, ठीक समझना। विकृत को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। अब ये विकृत होती क्या है ये सब मैं कभी बाद में बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। इसकी विमा होती है, कैसे निकालोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब देखो यहां आ गया, अब दिमाग खटक गया, क्या करेंगे, क्या रखेंगे ऐसा कि यहां पे हम लोग इनकी बीमा कैसे लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि, वृद्धि की बीमा क्या होगी। अब मेरी बात समझो, अब मैं मान लो कि 5 फीट का हूं, है ना, और कल सुबह मैं उठा सो के, अरे भाई तो 6 फीट का हो गया, तो इसका मतलब 1 फीट में बढ़ गया, तो मैंने फिट कहा ना, तो इसका मतलब मात्रक में कोई चेंज हुआ ना। अगर कमी और वृद्धि हो जाए तो मात्रक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और अगर मात्रक में परिवर्तन नहीं होगा तो विमा में फिर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई की बीमा, लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई की बीमा हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हम लोग लिखेंगे लंबाई की वृद्धि, लंबाई के क्या लिखेंगे, एल। और बताओ, और प्रारंभिक लंबाई वो भी तो सेंटीमीटर, मीटर, फीट या किसी में होगी ना, तो उसके लिए हम लोग भी क्या करेंगे, एल लिखेंगे। अब लो, एल ऊपर जाएगा, एल से एल तो खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि विकृत की कोई बीमा नहीं होती, विकृत की बीमा नहीं होती, और बस यही हो जाता है। और एग्जाम में 3 ऑप्शन दे देते हैं, कोई अच्छे अच्छे और लिख देंगे चौथा इनमें से कोई नहीं, और ये नहीं देंगे कि बीमा नहीं होगी, वरना दिमाग खटकेगा कि नहीं खटकेगा। कह देंगे इनमें से कोई नहीं, और बच्चा इनमें से कोई ऐसा लगाता ही नहीं, कोई गलत हो जाता है। विकृत की बीमा नहीं होती है, ये याद रखना, ये विकृत की बीमा नहीं होती। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर कुछ और। अब ये वाली प्रत्यास्था गुणांक वाली बीमा बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, और आपसे आपके 11th क्लास के सिलेबस में प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा भी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो याद रखना, मैं कुछ बता रहा हूं। प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि प्रतिबल और विकृति
के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, तो प्रत्यास्था गुणांक तो मैंने लिखा प्रत्यास्थता गुणांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्था को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हमने क्या बताया, प्रतिबल और बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब बताओ, विकृति की तो कोई विमा होती ही नहीं है, विकृति की कोई विमा होती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो विमाहीन है, विमा है ही नहीं। तो इसका मतलब जो प्रत्यास्था गुणांक की विमा है वही प्रतिबल की विमा है। अब फंस गए, प्रतिबल की विमा क्या होती है, कल पढ़ाई थी मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब प्रतिबल की विमा मान लो नहीं याद है, तो देखो जरा ध्यान से समझना, इसको ऐसे ही पढ़ा रखे दो। तो यहां नीचे लिखना, चूंकि प्रतिबल बराबर मैंने आपको बताया था बल बटे क्षेत्रफल। क्या बताया था मैंने, प्रतिबल की विमा मैंने कल बताई थी बल बटे क्षेत्रफल। और बल क्या होता है, MLT-2, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L2 है ना, लंबाई। अब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा M, ऊपर जाएगा 1 में से 2 घट जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और T-2 बचेगा। यही हो जाएगी क्या इसकी। और अगर बहुत जानकारी के साथ लिखना है तो लिख देना कि तथा विकृत की विमा नहीं होती, विकृत की, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विकृत की विमा नहीं होती। बहुत ज़्यादा अगर आपको समझाना है तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी प्रत्यास्था गुणांक की विमा, क्या हो गई, ML-1 T-2। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखना जरा क्या होता है। इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना। अब इसका क्या होता है देखो, तो मैं ऐसे लिखूं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत कठिन लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब ठीक ठाक लगेगा। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है कि तीव्रता, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आराम आराम से लिखूंगा तो आप लोग सोचोगे अच्छा सर जी बहुत टाइम लगाते हैं। अब देखो इसका क्या होता है, गुरुत्वीय बल, क्या होता है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, और अपॉन में क्या होता है, द्रव्यमान। अब लो, बच्चा फिर फंस गया कि सर जी गुरुत्वीय बल की विमा कैसे लिखेंगे, तो जो बल की विमा होगी वही गुरुत्वीय बल की विमा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, MLT-2, क्योंकि बल लगा है ना पीछे। उसके बाद देखो द्रव्यमान की क्या होती है, M से M तो उड़ गया, खत्म हो जाएगा M से M, तो क्या बचेगा, LT-2, LT-2। याद करो, LT-2 किसी और की भी होती है, किसकी होती है, त्वरण की होती है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 5 हो गई हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी, 15 पढ़ी थी, टोटल हो गई अब 20। जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसके बाद कुछ और। अब देखेंगे हम लोग किसकी विमा, गुरुत्वीय विभव की विमा। गुरुत्वीय विभव को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि विभव को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। अब देखो जरा इसकी कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव इक्वल टू, अब देखना जरा ध्यान से समझना, इसकी होती है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य मतलब क्या होता है, वर्क है ना, कार्य बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है मास। ठीक, निकाल लोगे इसकी विमा, बताया जाए। कार्य की मैंने बताई थी कल, लेकिन फिर भी अगर आपको याद ना हो तो फिर देखो जरा ध्यान से, MLT-2 ये होती है बल की विमा। लेकिन अगर कार्य की निकालना है तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, कार्य की हो गई, और द्रव्यमान की क्या हो गई, M। तो हमारे पास क्या बचेगा, M से M खत्म हो जाएगा, बचेगा L2 और T-2। ये हो जाएगी हमारी किसकी विमा, गुरुत्वीय विभव की विमा। ठीक है, अब आते हैं आवृत्ति पे। आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की परिभाषा आपने पढ़ी थी कि आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या फिर पढ़ा था कि आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं। चलो देखो, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसे लिखा जाता है F से, और 1/T। टी जिसको समझ में ना आए वो आवर्तकाल हिंदी में लिख लेगा,
ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। चलो अब फ्रीक्वेंसी, अब ये हो गया हमारा 1 का तो कोई भी मान होगा नहीं, और ये टी क्या है, अच्छा इसे फिर आपको समस्या होगी, है ना, मैं हिंदी में आवर्तकाल लिख देता हूँ, है ना, फिर अभी आप लोग दिक्कत होगी, मैं बताऊँगा अभी काहे दिक्कत होगी। ये आवृत्ति हो गया, आवृत्ति, ठीक है। आप कहोगे सर जी ऊपर बॉक्स नहीं लगाया, फिर आप कहोगे ये वो, फिर फलाना धमाका, फिर समझो बात को। आवर्तकाल टाइम पीरियड, और टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम के लिए हम लोग टी लिखते हैं, तो इसके लिए भी क्या होगा, टी होगा। सो ये 1 हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, ये हो गया, और टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ज़रूर खटका होगा कि सर जी 1 कहाँ गया, 1 से कोई मतलब नहीं मेरे लाल, 1 से टी का समझ लो बस मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म, चला गया वो, ठीक है, होगा डाउट, है ना। अब देखो 7 हो गई, 8 देखो मैं कुछ बता ही देता हूँ, अभी जगह खाली है। कोण की विमा, कोण मतलब एंगल की विमा। अब देखो जरा ध्यान से समझो, कोण की विमा कैसे निकालोगे, कोण मतलब होता है एंगल। कल मैंने कुछ बताया था कि अगर ऐसे कोई चाप लगाया जाए और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ये हो और ये चाप की लंबाई हो, है ना, तो हम लोग कहते हैं चाप बटे त्रिज्या बराबर क्या, कोण, ठीक। और वो कोण किस में वैल्यू आएगी, रेडियन में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना 10th क्लास में, बताऊं जरा, देखो ये पढ़ा था कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है, और 2 पाई का मतलब होता है 360, तो 360 से ये खत्म, ठीक। अब थीटा आर और यहाँ चाप की लंबाई, आर को नीचे ले आओ, बन गया फॉर्मूला वहीं से बना था, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया, ना समझ में आया हो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का बस, ठीक है। चलो देखो ये हो गया हमारा कोण, मतलब होता है थीटा, कोण की विमा हो गई चाप बटे, आप कैसे लिखोगे, लिखो कोण की विमा बराबर चाप की विमा, अगर बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो, वरना सब ठीक है। चाप, है ना, चाप के लिए किसका यूज करोगे, अब चाप काहे में नापा जाएगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, और चाप अगर सेंटीमीटर में नापा गया तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में नापी जाएगी। इसका मतलब इन दोनों की क्या होगी, एक ही यूनिट होगी, तो इसका मतलब चाप भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में, और दोनों के लिए फिर एल यूज करोगे। सो एल से एल तो खत्म, तो कोई विमा नहीं बची, तो यहां पे लिखेंगे कोण विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, या बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखना है तो आप लिख दोगे कि कोण की विमा नहीं होती, कोण विमाहीन राशि है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अगला कोण हो गया, अब कोणीय वेग, है ना, चलो देखो कोणीय वेग, कोणीय वेग को अंग्रेजी में बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, कोणीय शब्द हटा दो, मान लो लिखा नहीं है, तो वेग का बताओ क्या लिखोगे, वेग क्या लिखोगे, वेग मतलब, चलो वेग भी हटा दो, वेग मतलब चाल होता है, तो चाल का क्या लिखोगे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लिखोगे कि नहीं, बस वैसे ही समझ लो, है ना, दूरी बटे समय वाला। चलो देखो बताया जाए, देखो ये कोण हो गया, वो कोणीय वेग हो गया, ठीक है। अब कोणीय वेग का कैसे लिखोगे, देखो जरा ध्यान से, कोणीय वेग, दूरी मतलब वही कोण बटे क्या, समय, वही फॉर्मूला लगाया गया, वेग बराबर वो जो है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और कोण की कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। समय के लिए क्या है, उसके लिए एक लिखूँ क्या, फिर मैं एक लिख देता हूँ, और समय क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो ऊपर अभी नीचे ही है मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा फिर हमारा t-1, ठीक, t-1, क्लियर है इतनी चीज़, आई बात समझ में, ये हो गया हमारा। अब इस तरीके से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि मैं और आगे बता सकूं। चलो अब देखेंगे हम लोग कोणीय त्वरण को। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। अगर सिर्फ त्वरण की बात करें तो वेग बटे समय, है ना। अगर कोणीय त्वरण की बात करें तो कोणीय वेग बटे समय, बस वही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोणीय त्वरण को सबसे पहले अंग्रेजी में, कोणीय एंगुलर, और ये एक्सीलरेशन, ठीक, ये
एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो देखो, तो हम लोग लिखेंगे कोणीय त्वरण। क्या होगा? कोणीय वेग, और बटे में क्या लिखोगे? समय। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे कोणीय वेग की विमा बताई है आपको। कोणीय वेग की विमा बताई थी, कोण बटे समय किया था, फिर उसके बाद 1/t किया था, फिर t की पावर -1 किया था। ठीक है, आपको भले ना दिख रहा हो, मुझे सब दिख रहा है यहाँ पे, अभी भी लिखा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, पर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कोणीय वेग, तो मैंने क्या निकाली थी? कोणीय वेग की विमा कितने निकाली थी? छुपे रुस्तम हैं हम, समझ लो, t-1। और समय की क्या निकाली थी? समय की t तो होती है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा से t उड़ा दो ना, क्योंकि -1 है, ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा फिर से, तो t की पावर -2 हो जाएगा। यही हो गई हमारी किसकी? कोणीय त्वरण की विमा। ठीक है, अब कोणीय त्वरण के बाद पहुंचते हैं जड़त्व आघूर्ण की ओर, और जड़त्व आघूर्ण डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बहुत पूछी गई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही बोलते हैं आई थिंक। जी हाँ, मुझे पता था, मैं पर देख रहा था, इनर्शिया। ठीक है, यही स्पेलिंग होती है इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो देखो ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम लोग लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, वरना इनके सिंबल अभी नहीं बता रहा मैं, कि टाउ और ये और ताऊ और या थीटा पीटा और ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका होता है द्रव्यमान, फिलहाल mr² होता है, और दूरी, ये फॉर्मूला होता है दूरी का स्क्वायर। ठीक है, mr²। अब द्रव्यमान का आपको पता ही है m होता है, दूरी का आपको पता ही है l होता है, 2 बार है तो इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? ml²। ये हो गया हमारा किसका? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब जड़त्व आघूर्ण के बाद तुरंत देख लेते हैं किसको, 12-11 हो गए। 12 नंबर देखो, कोणीय संवेग। 12 नंबर किसका हो गया? कोणीय संवेग। अच्छा, संवेग क्या होता है? कल मैंने बताया था, है ना। संवेग को पहली बात तो इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक, कोणीय संवेग। अब देखो जरा ध्यान से, संवेग कल मैंने बताया था, इसको P से लिखते हैं, P बराबर mv होता है। ठीक इसी प्रकार कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, कोणीय वेग। अब जड़त्व आघूर्ण जो कि ml² होता है, और कोणीय वेग, अभी कोणीय वेग मैंने पहले ही बताया था, देखो यहां पर भी कहीं लिखा होगा t-1, तो इसका हो जाएगा हमारे ख्याल से ml² t-1। ये हो गया हमारा किसका? कोणीय संवेग का। कितने हो गए अभी तक? टोटल 12 हो गए। ठीक है, कोणीय संवेग की क्या निकल के आई है? ml² t-1। इसके बाद कुछ और बात करेंगे, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? कुछ 4 और बची हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली। तो आज हो गई 12, 12×4 16, मतलब हमने टोटल 31 करवा दी हैं, मतलब करवा नहीं दी हैं, 4 और करेंगे तो 31 टोटल हो जाएंगी, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा। अब 4, वो वाली 4 जो अक्सर नीट, जी एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम, 12th क्लास का जो है बोर्ड एग्ज़ाम, उनमें आती हैं। 1 नंबर का चाहे बहुविकल्पी ही क्वेश्चन क्यों ना आए, उठा के देख लीजिए 12th क्लास का पेपर। ऐसा नहीं होता है कि वीमा ना आए, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है कि कोई पेपर हो और उसमें वीमा ना पूछी जाए, आती ही आती है, समझ लीजिए आप। ठीक है, चलो कितने हो गए? 12। अब 13 नंबर देखो, 13 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि डबल स्टार हम लगा चुके हैं। गैस नियतांक, गैस नियतांक ये बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसकी बीमा। ठीक है, और हाँ 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रतिरोध की बीमा पूछी गई है, प्रतिरोध, पर 11th में नहीं पूछी गई है, वो हम कभी 12th में बताएंगे, क्योंकि 12th में भी बीमा पढ़ना है।
समझ लो वीमा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको 12th में भी पढ़ना है, पर वहाँ चैप्टर नहीं है, वहाँ चैप्टर नहीं है, वहाँ हर एक जो डेरिवेशन के बाद उसकी वीमा पूछेंगे। समझ लीजिए, आप किसी की भी वीमा पूछ सकते हैं, पर 11th क्लास के लिए जितनी मैं बता दूं बस इतनी पढ़ लो आप, इंपॉर्टेंट है बस। गैस नियतांक, ठीक है। उसके बाद नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर अभी तक नोट्स क्यों नहीं आया है, मैं बता दूं पहले चैप्टर कंप्लीट करने दो फिर नोट्स देंगे, ताकि अच्छे से इसको पहले तो जितना पढ़ाते हैं रफली लिख लिया करो, है ना। फिर उसके बाद चाहो तो बुक से बना सकते हो, नहीं तो जितना पढ़ा रहे बस उतना ही सफिशियंट है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने ऊपर बोझ मत डालो, थोड़ा पढ़ो पर सॉलिड एकदम, ठीक है। चलो गैस नियतांक, एक फॉर्मूला होता है जो उसको याद कर लो, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। PV, P का मतलब होता है दाब, है ना, मतलब कि प्रेशर। ये V बराबर जो होता है ये हमारा वेलोसिटी वाला नहीं है, ये वॉल्यूम है, V आयतन, और R हो गया गैस नियतांक, T हो गया ताप, N हमारा होता है मोल, उसको हटा दो, नंबर ऑफ, वो हमारा मतलब नहीं है तो N हटा दो, ठीक है। PV इक्वल टू RT याद कर लो। अब इससे अगर R की वैल्यू निकालना हम चाहेंगे तो क्या आएगा बताओ। गैस नियतांक को R से लिखते हैं तो T नीचे आएगा कि नहीं, तो P इंटू V अपॉन में क्या होगा, T नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा समझना है तो ये हो गया दाब, ये हो गया आयतन, और ये हो गया हमारा ताप, ठीक। अब दाब, अब सबसे बड़ी बात है कि दाब का क्या करेंगे हम लोग, R की वीमा, ठीक है। चलो अभी पहले R ही लिखा रहने दो, R लिखा रहने दो, यहाँ R की बीमा लिख लेना, ठीक है। चलो दाब, अब दाब की बात देखो, अब दाब क्या है, अब दाब की बीमा आपको हम पहले करवा भी चुके हैं, प्रेशर, है ना। तो क्या पढ़ाई थी मैंने, MLT, इसकी -2 इसकी -1, ये हो गई हमारी किसकी, दाब की बीमा, ठीक है। ये दाब की बीमा हो गई। इसके बाद हम लोग आयतन की बीमा लिखेंगे। आयतन की बीमा क्या होती है, आयतन मान लो कि घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों LL, ठीक है, तो L3। फिर उसके बाद ताप, टेम्परेचर। अब देखो मैंने कहा था कि ताप के लिए आप थीटा का यूज करोगे, ये कल की बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में ही, तो थीटा ऊपर जाएगा अब, तो M हो गया, M अकेला है, L की पावर -1, L की पावर 3, तो ये बचेगा 2 बचेगा प्लस का, और T -2 और थीटा -1, क्योंकि थीटा ऊपर जाएगा। ये हो गई ML² T-2 थीटा -1, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, मिटाऊं इसको मैं, 13 नंबर हो गया। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट गैस नियतांक हो गई है। अब हम लोग देखेंगे अगली प्लांक नियतांक, किसकी, प्लांक नियतांक, 13 नंबर हो गई। 14 देखो, प्लांक नियतांक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये भी 3 स्टार मान लो। प्लांक नियतांक, प्लांक एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। प्लांक नियतांक को सबसे पहले प्लांक की स्पेलिंग मैं लिख दूं, ठीक है, PLANCK, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना, पूरा मैंने लिख दिया, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक। अब ये क्या होता है, इसको लिखते हैं H से, H, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान क्या होता है ये बाद में जानना, फोटान की ऊर्जा बराबर H न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति, ठीक है। तो अब ये सब मान लो आपको नहीं पता है तो मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा लिख लेना चाहो तो H न्यू, ठीक है। जहां न्यू क्या है, आवृत्ति, ये न्यू, अब न्यू नहीं समझ पाए अगर, देखो जरा V बनाओ, ये V हो गया कैपिटल, ये V हो गया स्मॉल v, और ऐसे करके ऐसे कर दो, न्यू हो जाता है। आवृत्ति को लिखने के लिए कभी कभी F का भी यूज करते हैं और न्यू का भी यूज करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ऐसा करके ये वाली पूंछ थोड़ा लंबी हो जाती है, ठीक है। H न्यू, H क्या होता है, प्लांक नियतांक, ये क्या होती, ये न्यू है आवृत्ति, और ये फोटान की ऊर्जा। फोटान क्या होता है बाद में पढ़ना कभी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो, जितना पढ़ा है बस उतना सफिशिएंट है। तो अब बताओ अगर मुझे H निकालना हो तो ये कहाँ आएगा, नीचे, इसका मतलब ऊर्जा बटे आवृत्ति, ठीक है, ऊर्जा बटे आवृत्ति, परेशान मत होइए। अच्छा देखो अब ऊर्जा आ गया, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती है। तो इसका मतलब जो कार्य का होगा वही ऊर्जा का हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही एनर्जी का हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलो बताया जाए, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब चीज़ें, तो एम एल टी माइनस 2 और 2 लगा दो। ठीक, देखो याद करने के तरीके मैं बता रहा हूँ। और आवृत्ति, आवृत्ति के लिए मैंने बताया था, मान लो कि 1/t, तो t ऊपर जाएगा, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई आवृत्ति की, तो t -1। ठीक, तो ये हो गई m l स्क्वायर, t -2 है ऊपर और ये 1 जाएगा तो -2 + 1 बचेगा -1। ठीक है, तो -1। ये हो गई हमारी किसकी, प्लांक नियतांक की। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब 15 नंबर प्लांक नियतांक के बाद पढ़ेंगे हम लोग किसको, प्लांक नियतांक के बाद नंबर आता है वेग प्रवणता का। ठीक है, किसका, वेग प्रवणता, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, फिर खत्म। ठीक है, वेग प्रवणता ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग प्रवणता बराबर होता है, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन। अब देखो, परिवर्तन से घबराना मत, जो वेग की विमा वही हो जाएगी उसकी। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे दूरी, बटे दूरी। अभी मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब वेग। ठीक है, तो इसका क्या होता है, LT - 1। और दूरी की तो पता ही है L होती है, L से L खत्म, क्या बचेगा, T - 1। ये हो गई हमारी वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिख दूं मैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी किसकी, वेग प्रवणता की। अब श्यानता गुणांक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं साफ कर दूं इसको जल्दी से, है ना। चलो, श्यानता गुणांक लास्ट है आज का, और उसके बाद फिर हम वीडियो को जो है समाप्त करेंगे। ये 5 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बहुत ज्यादा पूछी गई है, श्यानता गुणांक की विमा। श्यानता गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कहाँ पे किए हैं, बीएससी में। जब मैं बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो विस्कोसिटी के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। हम लोगों ने नहीं, हमने। ठीक है, अभी आप लोग भी करोगे। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट, पता नहीं स्पेलिंग क्या हो जाती है, क्या होती है, COEFFI। देखो सही लिख रहा था, पर मैं ना बिल्कुल बोर्ड के सामने आते ही एकदम, क्या बताऊं मैं, विस्कोसिटी स्पेलिंग यही है, VISCOSI और TY। ठीक है, विस्कोसिटी। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, श्यानता गुणांक। देखो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। पहली बात तो फॉर्मूले, फिर मात्रक, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, श्यानता गुणांक इसको लिखते हैं इससे। अब आप सोच रहे हो कि ये n है, n नहीं है, नीटा पढ़ते हैं इसको। जैसे कि अब चीटा वीटा नहीं, नीटा। ठीक है, देखो n बना के उसको नीचे से ऐसे कर देते हैं, श्यानता गुणांक n। जैसे कि अभी न्यू, ऐसे न्यू था वैसे ही है। ठीक है, क्या होता है, बल गुणे क्षेत्रफल, बल गुणे क्षेत्रफल बटे वेग प्रवणता, बटे वेग प्रवणता। ठीक है, बल और सॉरी ये क्षेत्रफल ना यहाँ नहीं होगा, मैं गलती से लिख गया, क्षेत्रफल और वेग प्रवणता। ठीक, चलो देखो समझना, बल क्या होता है, MLT - 2। बहुत जगह मिला है बल, सारा खेल बल का ही है। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल होता है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, L²। वेग प्रवणता अभी अभी मैंने बताया, T - 1। ठीक, अब इसको आप लोग देखो कैसे करोगे, M अकेला, 2 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है, घट जाएगा तो -1 बचेगा। ये -2, ये ऊपर जाएगा +1, तो t की पावर -1 बचेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। और सारी लगभग हम लोगों ने कितनी बीमाएँ कंप्लीट कर ली, 31। पिछले वीडियो में 15, इस वीडियो में 16। और ईमानदारी के साथ यदि आपने इन 31 बीमाओं की प्रैक्टिस कर ली तो हम नहीं कहते, ये बोर्ड कहता है कि आपको इसके अलावा फिर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कितनी बीमाएँ टोटल हैं, 38 हैं, जिसमें से मैंने 31 करवा दी। अब 7 जो बच गई हैं उनको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ खास नहीं है। और फिर जब कभी आगे मिलेंगी तो बहुत सारी अभी और पढ़नी है, इनकी कोई गिनती नहीं है कि हाँ 38 ही पढ़नी है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी, जितनी राशियाँ उतनी बीमाएँ, ठीक है, बहुत सारी पढ़नी है। तो अभी मैं ख़त्म करूँ इस क्लास को, है ना, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और उस नए वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या बताऊँ, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलो अभी ख़त्म करते हैं इसको और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ, एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बात याद रखिए, 11th क्लास का हम सिलेबस लेकर चल रहे हैं, बीच से कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस लेकर चलेंगे कि वीमा आज पढ़ा दी और कल कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। चलो शुरू करते हैं, क्या अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे कब, कल मिलते हैं शाम 7 बजे एक नई क्लास में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहें।